हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विलयन के अणुसंख्यक गुण, जिसमें 3 गुण पढ़े थे। लास्ट गुण बाकी था परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम, जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं शुरू, जिसका मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है समझते हैं। एक ऐसी झिल्ली, मान लें हमारे पास ये एक कोई पॉलीथीन है, झिल्ली है, अगर इसमें से विलायक के कण गुजर जाए परंतु विलयन के कण ना गुजर पाए तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्थात विलायक का कण का मतलब निम्न सांद्रता के अणु और विलयन के कण का मतलब उच्च सांद्रता के अणु। ऐसी झिल्ली जो निम्न सांद्रता के कणों को खुद से गुजरने देती है परंतु उच्च सांद्रता के कणों को नहीं गुजरने देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो होता है ऐसी झिल्ली जो स्वयं से विलायक के कणों को गुजरने दे परंतु विलयन के कणों को न गुजरने दे, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली प्राकृतिक रूप से सुअर के रक्त में तथा सेलोफेन में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है, हम लोग एक प्रयोग देखते हैं। परासरण का एक यूज है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पात्र है जिसमें एक फ्लास्क रखा हुआ है। इस फ्लास्क के नीचे अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। इस फ्लास्क में विलयन के अणु हैं तथा इस पात्र में विलायक के अणु हैं। अब इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगे होने के कारण से विलायक के कण धीरे धीरे इस विलयन के कण में प्रवेश करेंगे परंतु विलयन के कण विलायक में नहीं जाएंगे। यही जो विलायक के कण हैं तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन के कणों में प्रवेश कर रहे हैं, यही जो क्रिया होती है इसी को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण क्या होता है, किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का विलयन के कणों में जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब कुछ परासरण के दैनिक जीवन में उपयोग है हमारे पास, जैसे मुरझाए हुए फूलों का खिल जाना। जैसे हमारे पास हो पुष्प रखे हुए हों, फूल रखे हुए हों, जब उसमें पानी की बूंदें पड़ जाती हैं तो वो खिल जाते हैं। यह होता है परासरण की क्रिया के द्वारा। जैसे किशमिश का फूल जाना, जैसे रात में खाने के लिए किशमिश भिगो दिया जाता है और सुबह के टाइम वह किशमिश फूला हुआ प्रतीत होता है। ये सभी क्या होती है, परासरण की क्रिया के कारण से होती है। नेक्स्ट है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, अब मान लें कि हमारे पास एक पात्र है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है और इस पात्र में विलायक के कण हैं और इसमें एक फ्लास्क रखा हुआ है जिसमें विलयन के कण हैं। विलयन के कणों का और विलायक के कणों की जो ऊंचाई है वो समान है। अब धीरे धीरे परासरण की क्रिया होगी, अर्थात विलायक के कण विलयन में प्रवेश करेंगे। जब विलयन में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे इसके तल की ऊंचाई अर्थात विलयन के तल की ऊंचाई बढ़ेगी। इससे मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ करके यह ऊंचाई बढ़ जाती है। अब पुनः अगर विलयन के कण को उसी ऊंचाई तक लाना है तो हमें इस पर विलयन पर एक दाब डालना होगा। यही विलयन पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जब परासरण की क्रिया द्वारा किसी विलयन के तल की ऊंचाई बढ़ जाती है तो विलयन को पुनः उसी तल पर लाने के लिए उस विलयन पर दाब डाला जाता है। विलयन पर डाला गया यह दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इस परासरण दाब की वैल्यू कितनी होती है समझते हैं हम लोग।
अब चूंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर NRT, जहां P उस आदर्श गैस के लिए दाब, V उसका आयतन, N मोलों की संख्या, R आदर्श गैस नियतांक और T टेम्परेचर होता है केल्विन में। इसी प्रकार से विलयन के लिए पाई V बराबर होता है NRT, जहां पाई परासर दाब है। इस फार्मूले से अगर विलयन का आयतन V पता हो, उसके मोलों की संख्या पता हो, आदर्श गैस नियतांक की वैल्यू 8.314 याद है और टेम्परेचर पता हो, तब हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे अगर सांद्रता के पद में इसका मान निकालना हो तो पाई बराबर हो जाएगा, V को पक्षांतर कर देंगे, N/V इधर भी आ गया और है RT, परंतु N/V यह होता है सांद्रता। हम लोग पढ़े हैं विलयन में इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए पाई बराबर हो जाएगा CRT, यह पाई की वैल्यू है सांद्रता के पद में। यदि मोलों की संख्या पता हो तब यहां से हम लोग देखते हैं N क्या है, मोलों की संख्या, N की वैल्यू क्या होगी, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलयन का दिया गया द्रव्यमान, मान ली दिया गया द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तथा उसका आणविक द्रव्यमान m है। अब यहाँ पर रख देंगे, इसलिए पाई बराबर n की जगह पे हो जाएगा M/V और इंटू RT, ये बराबर हो जाएगा M/RT/M इंटू V। ये क्या है, जब दिया गया द्रव्यमान पता होगा विलयन का कि कितना द्रव्यमान है, तब हम लोग इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरासारी विलयन, एक होता है अल्प परासारी विलयन और एक होता है अति परासारी विलयन। अब समपरासारी विलयन क्या है, अगर हम लोग नाम से देखें तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और परासारी का मतलब क्या होता है, परासरण दाब। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अर्थात हमारे पास 2 विलयन हो, ये पहला और ये दूसरा, यदि इन दोनों के परासरण दाब पाई और पाई हो अर्थात बराबर हो, तब इन दोनों विलयनों को ही समपरासारी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगा, ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब बराबर हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा अल्प परासारी विलयन। अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं, मान लें कि हमारे पास 2 विलयन हो, ये पहला और ये दूसरा। इस पहले विलयन का परासरण दाब पाई1 और दूसरे विलयन का परासरण दाब पाई2। सपोज करते हैं कि इस पहले विलयन का परासरण दाब पाई1 दूसरे विलयन के परासरण दाब से ज्यादा है। अब तब यही जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसी को दूसरे के सापेक्ष अल्प परासारी विलयन कहते हैं। नाम से अगर हम लोग देखें तो अल्प का मतलब होता है कि कम, जैसे अल्प है, अल्प का मतलब कम, परासारी का मतलब परासरण दाब, और क्या है विलयन, तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है उस विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा हो गया, ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब भिन्न भिन्न हो तब
जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अगला है अति परासारी विलयन। नाम से हम लोग समझे तो अति का मतलब है अधिक, जैसे कहते हैं अति हो गया मतलब अधिक हो गया। परासारी का मतलब परासरण दाब। अब तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो विलयन है, पहला और दूसरा, और पहले का परासरण दाब ज्यादा है दूसरे से, तब यही पहला वाला जो विलयन है वही दूसरे के सापेक्ष अति परासारी विलयन कहलाएगा। तो परिभाषा हो गया कि ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब भिन्न भिन्न हो, तब जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा हो गया, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब भिन्न भिन्न हों, तब जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट का। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विलयन के अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान। इससे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम लोग ये टॉपिक शुरू किए, लास्ट टॉपिक पे पहुंचे, इसी प्रकार से आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। जब पढ़ना शुरू करेंगे तभी धीरे धीरे सिलेबस खत्म होगा और किताबों से बातें करना शुरू करें। बिना किताबों के साथ समय बिताए ये कहिए कि कुछ हमको आ जाए तो संभव नहीं है, पढ़ने से ही कुछ आता है। तो खूब मेहनत कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए और साथ में हमारा सपोर्ट भी करते रहिए। चले देखते हैं अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान। कि कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने कोई विलयन बनाया, अब इसमें क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ है और विलायक है। अब अणुसंख्यक गुण में पढ़ रहे थे कि वे गुण जो विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विलेय पदार्थ आपस में जुड़ जाएं अथवा कुछ विलेय पदार्थ आपस में वियोजित हो जाएं। अगर विलेय के कण आपस में जुड़ जाएंगे या वियोजित हो जाएंगे तो अणुसंख्यक मान प्रभावित हो जाएगा। यही जो मान प्रभावित होकर के नया मान प्राप्त होता है उसी को असामान्य मान कहते हैं। तो जब किसी विलयन में विलेय के कणों का संगुणन या वियोजन होता है तो प्राप्त मान सामान्य मान से भिन्न प्राप्त होता है और उसे असामान्य मान कहते हैं। असामान्य मान में हमारे पास है वान घात गुणांक, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले जब प्योर हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी विलेय के कण ना तो टूटे हैं और ना ही संगुणित हुए हैं यानी कि जुड़े हैं, उस समय जो इसका मान होता है उसे सैद्धांतिक मान कहते हैं, उसे सैद्धांतिक मान कहते हैं। और जब हम लोग प्रयोग किए तो देखे कि जो सैद्धांतिक मान है उसमें विलेय के कणों का कुछ जुड़ करके संगुणन होकर के या विलेय के कण वियोजित होकर के टूट करके उस मान से कुछ डिफरेंट मान प्राप्त हुए हैं। और इस जो प्राप्त मान है प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे प्रायोगिक मान कहते हैं या इसे प्रेक्षित मान कहा जाता है।
यही जो प्रायोगिक मान यानी कि प्रेक्षित मान है तथा सैद्धांतिक मान है, इसी प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को ही वांट हाफ गुणांक कहते हैं। वांट हाफ गुणांक I की वैल्यू जितने भी अणुसंख्यक गुण हैं, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, इन सभी के समानुपाती तथा विलयन के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। वांट हाफ गुणांक अणुसंख्यक गुण के समानुपाती तथा मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वांट हाफ गुणांक बराबर होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। जैसे वांट हाफ गुणांक I बराबर, अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ले तब, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन डेल्टा P बटे PO, इसका प्रेक्षित मान और बटे डेल्टा P बटे PO वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान, या क्वथनांक उन्नयन ले तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB प्रेक्षित मान बटे डेल्टा TB सैद्धांतिक मान, या हिमांक अवनमन डेल्टा TB डेल्टा TF प्रेक्षित मान और बटे डेल्टा TF सैद्धांतिक मान, या परासरण दाब के पद में लिखें तो परासरण दाब पाई का प्रेक्षित मान मतलब प्रायोगिक मान और बटे पाई का सैद्धांतिक मान। और यदि उसके मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान और बटे इसका प्रेक्षित मान। ये होते हैं फार्मूले वांट हाफ गुणांक के। ये चैप्टर इसी पे खत्म होता है। हम लोग जल्द ही कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन भी अपलोड करें जल्दी से। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।